दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरि प्रकाश पांडे और आज हमारे साथ होंगे मध्य प्रदेश के राजनीतिक मामलों के जानकार मकर तिवारी जी। और इनसे हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की बातें चैप्टर का। आज हमारा दूसरा एपिसोड है। इसमें मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक हलचल के बात करेंगे। वहाँ पे सोलर जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ पे सोलर का उद्घाटन किया है रीवा जिले में, उसके क्या मायने हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी और राजनीतिक विश्लेषक मकरध्वज तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मकरध्वज तिवारी जी। आपके इस नमस्कार पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मकरध्वज जी। हम आज जो बात करने वाले हैं, जो अभी विगत दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रीवा में जो सोलर प्लांट का इतना बड़ा उद्घाटन हुआ है, उसको आप किस लिहाज से देखते हैं। जैसा कि आपको भी विदित है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। इन राजनीतिक अ, हलचलों के बीच में ये जो उद्घाटन हुआ है, इसको किस मायने में आप देखते इस उद्घाटन का उपचुनाव से कोई लेना देना है नहीं। ये एक पुराना प्रोजेक्ट है जो पूरा हुआ और फिर जिसका लोकार्पण किया प्रधानमंत्री ने। मैं 5 मिनट में लोगों को इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में जानना चाहिए। जो ये सोलर अल्ट्रा मेगा सोलर ऊर्जा प्लांट जो रीवा में लगा है, यह एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। अतः हमें इसके बारे में जानना चाहिए। रीवा के गुड़ में 1590 एकड़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा भारत सरकार सौर ऊर्जा निगम के संयुक्त उपक्रम के रूप में इसको स्थापित किया गया है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र 750 मेगावाट का है जो जनवरी 2020 से संचालित है। विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर संयंत्रों में से एक है। इसमें कुल 3 इकाइयां हैं जो 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन अभी कर रही हैं। इकाइयों की संख्या और क्षमता धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अभी यहाँ पर 37,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ पे जो बिजली उत्पन्न हो रही है, इसका 24% हिस्सा जाएगा दिल्ली मेट्रो के पास और बाकी का जो 76% है उसको राज्य के डिस्कॉम्स में बांट दिया जाएगा। अब कुछ और बातें जो इसके बारे में जाननी चाहिए लोगों को कि रीवा सौर परियोजना पहली ऐसी सौर परियोजना है जिससे जो हमको विद्युत मिलेगी, बिजली मिलेगी, वो तापीय ऊर्जा से प्राप्त बिजली से सस्ती होगी। इस परियोजना में प्रथम बार ओपन एक्सेस के आधार पर राज्य के बाहर किसी व्यावसायिक संस्थान यानी दिल्ली मेट्रो को बिजली प्रदान की जाएगी। यह पहली ऐसी अक्षय ऊर्जा परियोजना है जो अपने राज्य के बाहर किसी संस्थागत ग्राहक को बिजली बेच रही है। आंतरिक ग्रिड समायोजन हेतु वर्ल्ड बैंक और सीटीएफ ऋण प्राप्त करने वाली यह देश की पहली परियोजना है जिसे विश्व बैंक का ऋण बिना राज्य शासन की गारंटी के मिला है। इस ऋण, जिसको कहा जाता है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत जो ऋण स्वीकृत किया गया है, उसकी ब्याज दर है 0.25% पर एनम, जो कि काफी सस्ती दर है और ये लाइवर मुक्त ऋण है। इस परियोजना की जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि सालाना 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यह परियोजना रोकेगी, जो 2.6 करोड़ पौधों को लगाने के बराबर है। इस परियोजना को ट्रांजैक्शन संरचना के लिए वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट पुरस्कार भी मिला हुआ है। इस परियोजना के द्वारा भारत में पहली बार त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा थ्री टायर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पद्धति लागू की गई है। परियोजना में जो मैंने शुरू में बताया कि 250 वाट की 3 इकाइयां हैं, तो ये हैं महिंद्रा रिन्यूएबल, एक्मे सोलर होल्डिंग्स और एरिनसन क्लीन एनर्जी की। इन्होंने अ, ठेका लेते समय क्रमशः 2.97 रुपया, 2.970 रुपया
और 2.974 रुपए का टैरिफ कोट किया था, जिससे इनको यहाँ पर ये ठेका मिला है इन तीनों कंपनियों को। इससे यह भी हुआ कि वर्तमान में भारत में सबसे सस्ती अगर कहीं सौर ऊर्जा मिल रही है तो वो इस रीवा के प्लांट से मिल रही है, जो है 2.970 पैसे पर यूनिट। अब मध्य प्रदेश में आपने पूछा था कि इसका लाभ होगा कि नहीं होगा। लाभ होगा निश्चित रूप से। जब ऐसे प्लांट लगते हैं तो बिजली पे आत्मनिर्भरता प्रदेश की बढ़ेगी। वो बिजली बेच पाएगा। इन प्लांटों को चलाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ हेल्पर वर्कर गार्ड वगैरह, मतलब कि भांति भांति प्रकार के रोजगार विकसित होंगे। और मात्र ये नहीं है, 2020 से लेके 2023 तक मध्य प्रदेश में लगभग 5 ऐसी परियोजनाएं हैं जो चालू होंगी, जिसमें एक है आगर में जो है 550 मेगावाट की। एक शाजापुर में बन रही है, वो है 450 मेगावाट की। एक छतरपुर में बन रही है जो 1500 मेगावाट क्षमता की है। और एक मुरैना में बन रही है जो 1400 मेगावाट क्षमता की है। और एक है ओंकारेश्वर में, ये फ्लोटिंग होगी ओंकारेश्वर वाली। इसमें नर्मदा नदी के ऊपर जो ओंकारेश्वर बांध बनाया गया है, उसमें पानी के ऊपर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाई जाएंगी। इसकी क्षमता है कुल 600 मेगावाट। तो धीरे धीरे जब ये सारी क्षमताएं हमारी ये प्लांट कंप्लीट हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा में भारत का हब बनने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक चीज जानना था यहाँ पे कि अक्सर क्या होता है जब चुनाव का टाइम जैसे चल रहा है तो लोगों का इस हम्म, चीज को जोड़ के, चुनाव की दृष्टि से लोग इसे जोड़ के देखना चाहते हैं। आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस परियोजना का कि उद्घाटन का जो समय है ना, टाइमिंग टाइमिंग पे असर पड़ रहा है कि इस टाइम ही क्यों हुआ, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उद्घाटन तो सबसे हो पहले चुका था, तभी तो ये जनवरी हाँ से मतलब लाइट का काम, उत्पादन का काम कर रहा है। बिल्कुल लोकार्पण तो अब हुआ है। और लोकार्पण हुआ है तो लोकार्पण पे ही जो है लोगों का ध्यान थोड़ा इधर गया है और लोग इस पे जो है अपना टीका नहीं, टिप्पणी कर इसको रहे हैं। लोगों को उपचुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। उपचुनाव से जोड़ना चाहिए अभी जो मैंने घोषणाएं बताई, क्योंकि देखिए विंध्य में जहाँ पे और रीवा में ये हुआ है तो वहाँ पे उपचुनाव का कोई खास सीन नहीं है। अगर उपचुनाव से जुड़ी हुई कोई चीज होती, कोई घोषणा होती, तो वो ग्वालियर संभाग के लिए, चंबल संभाग के लिए होनी चाहिए, जो हुई भी है। चंबल एक्सप्रेस वे की घोषणा हुई है, जो बन रहा है, बनेगा। इसके बनने के बाद में दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। इसको चुनावी घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। ये चुनावी घोषणा नहीं थी, ना तो ये चुनावी उद्घाटन या लोकार्पण था। ये पहले से तय था। अगर सरकार यहाँ पे अभी शिवराज की है, अगर ये पूर्ण हो गई होती परियोजना, कमलनाथ जी की होती, तो भी प्रधानमंत्री को लोकार्पण करना पड़ता, क्योंकि ये बन रही थी। नया इसमें एक अगर चीज कुछ कहा जा होता है। सकता है कि देश में कहीं ना कहीं आम चुनाव या उपचुनाव होते रहते हैं। हम्म, कहीं न कहीं हम्म, उपचुनाव या आम चुनाव देश में चाहे वो होते ही रहते हैं और कहीं न कहीं हम्म। विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन होता रहता है। तो हर बार यही सवाल उठता है। ऐसे तो फिर हर जगह सवाल उठता है, जो कि नहीं उठना चाहिए और मुझे लगता है कि इस पर जो है टीका टिप्पणी की आवश्यकता होनी चाहिए विपक्ष की या नहीं होनी चाहिए, कहाँ तक उचित है। क्योंकि जब भी कहीं नहीं, पे चुनाव होता है जी, अभी उपचुनाव की तारीख तक नहीं आई है। कयास लगाए जा रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिल्कुल, तक बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। नहीं, चुनावी हलचल है, थोड़ा-सा बिगुल तो बज रहा है, भारत में पांडे राजनीतिक जी तैयारी हर महीना कहीं न कहीं चुनाव होता है। हर 3 या 6 महीने में किसी न किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसलिए किसी, अगर हम जोड़ना चाहें, व्यक्ति जोड़ना चाहे, तो प्रत्येक घटना को चुनाव की घोषणा, चुनाव के साथ नहीं, जोड़ के देख सकते हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई चुनावी विशेष लाभ भी नहीं मिलने वाला है इससे। हमारा दूसरा प्रश्न आपसे रहेगा, वो प्रश्न ये है कि अभी स्वराज सरकार बने हुए 2 ढाई महीने 3 महीने हो गए हैं और उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है और मंत्रिमंडल विस्तार में जो गुट है कह सकते हैं भाजपा के अंदर भी, इसमें अभी कांग्रेस से छोड़ करके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए हैं।
उनके प्रभाव का और जो अपना भारतीय जनता पार्टी का कैडर है उनके प्रभाव का अगर हम बात करें, अभी भी इन्हीं खींचतान में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, लेकिन अभी विभागों का लोग मतलब चयन नहीं हो पाया है कि किस को कौन सा विभाग दिया जाएगा। तो ये मामला जो है पहुंच चुका है अपना आला कमान तक, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक पहुंच गया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि सिंधिया हम्म, का दबाव हम्म, भाजपा पर, स्थानीय भाजपा पर है, ये साफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश भी आलाकमान द्वारा की जा रही है। मंत्रिमंडल बनने से लेके मंत्रिमंडल विस्तार और अब विभागों के बंटवारे में जो खींचतान आ रही है उसमें अ, एक पक्ष हम्म, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है, क्योंकि सिंधिया अपने समर्थकों के लिए जो आबकारी, राजस्व जैसे दमदार विभागों की मांग कर रहे हैं। भाजपा जो है वह ऐसे विभाग इन्हें देना नहीं चाहती। कुछ मंत्रियों को विशेष अधिकार की भी बात हो रही है। इन दो तीन चीजों को की वजह से, सिंधिया के दबाव और उनकी मांगों की वजह से शिवराज पसोपेश की स्थिति में है। आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज 12 तारीख है, शायद आज मंत्रियों के विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे, ऐसे समाचार हैं। अगर हो जाते हैं तो अभी हम इस पे कुछ कह पाएंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में दो ही बातें हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांगों की वजह से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पसोपेश की स्थिति में है। और दिल्ली से ही मंत्री डिसाइड हुए थे और दिल्ली से ही मंत्रियों के विभाग भी डिसाइड होंगे। तो इनके डिसाइड होने के बाद ही जी, ये कहा जा सकता है। एक चीज तय है कि सिंधिया के आने के बाद में शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनकी शक्ति कम हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और ये चीज़ भाजपा को भी अच्छी तरह पता है। आपको आवाज़ आ आप रही है रिपीट मेरी? आप रिपीट करिए। मैं आपको आवाज़ आ पा रही है? थोड़ा नेटवर्क इशू था अभी। और नहीं, दूसरा आ रही है, अभी आप जो रिपीट। बिल्कुल, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, लोगों के रोज़गार छिन गए हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक सेतु पोर्टल बनाया गया है जो कि चर्चा में है, और उससे श्रमिकों को क्या सच में लाभ मिल पा रहा है? और किस तरह का लाभ इस सेतु पोर्टल का है? इसमें किस-किस तरह के लोग अ, भागीदारी कर सकते हैं और कैसे-कैसे उनको लाभान्वित किया जा रहा है? इस पर थोड़ा-सा हमें और दर्शकों को बताएँ। देखिए, रोजगार सेतु नाम का एक पोर्टल बनाया है शिवराज सरकार ने। यह पोर्टल हुँ, प्रदेश के और प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश में रोजगार देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें फैक्ट्रियां और ठेकेदार वगैरह सीधे जुड़े हुए हैं। सरकार ये करती है कि मजदूर और ठेकेदार दोनों को एक प्लेटफॉर्म देती है जिससे वो दोनों आपस में इंटरेक्शन कर सके और हायर कर सके। समझ रहे हैं आप? जैसे वो नौकरी.com वगैरह वाला सिस्टम है इसमें। तो इसके आंकड़े ऐसे हैं एक कुछ तरह कि से एक नई अ, टेक। हाँ, हाँ, एक तरह से जी ये एक बिल्कुल। नया नया नवाचार किया जा रहा है। अभी तक सरकार ने इस रोजगार पोर्टल में 7.30 लाख श्रमिकों का डाटा तैयार किया है। रोजगार बहुत देने में केवल ठेकेदार और लेबर कॉन्ट्रैक्टरों ने ही दिलचस्पी दिखाई है इस पोर्टल पे, और 94% मजदूरों को काम धंधे पर लगाया है। आप थोड़ा डाटा ध्यान रखिएगा कि 7.30 लाख श्रमिकों में से 94% मजदूरों को काम धंधे पे लगाया है। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से करीब 48,000 रिक्तियां भी निकाली गई हैं। इनमें 9 जुलाई तक 24,862 प्रवासी श्रमिकों को भी स्थायी रूप से रोजगार दिया गया है। इनमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, हमारे एमएसएमई, बिल्डर्स, प्लेसमेंट एजेंसीज
रोड वगैरह के पीडब्ल्यूडी के जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होते हैं वो, हम्म, और श्रमिकों को हायर करने वाली संस्थाओं के माध्यम से इन सभी को वहां पे रोजगार की व्यवस्था करवाई गई है। अपर मुख्य सचिव श्रम राजेश राजौरा ने मीडिया को बताया कि 3,55,864 प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनवाए गए हैं। इसके साथ ही 1,89,959 प्रवासी श्रमिकों को नरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से शिवराज सरकार अपने राज्य के श्रमिकों के साथ प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार दिलवाने में सक्षम तो हुई है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा और भी बढ़ सकता है, और भी बेहतरी के साथ इसमें सरकार को काम करने की जरूरत है। एक काम और अच्छा हाँ, हुआ इस पोर्टल के माध्यम से, वो ये हुआ है कि रोजगार सेतु पोर्टल पर जो प्रवासी श्रमिक है जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, उनके साथ हम्म, आए 6 से 14 वर्ष के 2,06,425 बच्चों में से हम्म, 75,385 बच्चों को सरकार ने स्कूलों में प्रवेश भी दिलवाया है। 23 बच्चों को स्कूल अच्छा, चलो अभियान के अंतर्गत स्कूल जब खुलने लगेंगे तब उनको हम्म, भी प्रवेश दिलवाया जाएगा। तो रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से सरकार रोजगार देने के साथ साथ इनके बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा का भी ध्यान शिक्षा को रखने की भी कोशिश कर रही है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी पहल है ये मध्य प्रदेश सरकार की, इसकी तो सराहना बनती है और की भी जानी चाहिए कि ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक जो श्रमिक हैं उनका डेटा तैयार करना और उनकी कुशलता के हिसाब से उनको रोजगार उपलब्ध कराना, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक सफलता ही कही जाएगी। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि डेटा और बढ़ सकता है और अधिक से अधिक लोग इस सेतु रोजगार योजना के तहत रोजगार का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगले चरण में हम पहुंचते हैं। जैसा कि कर विदित है कि आने वाले समय में वहाँ पे अभी इलेक्शन है, वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी करके एक दूसरे को मतलब आप कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं एक दूसरे को बयानबाजी। तो उस पे आप उस बयानबाजी को भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे के ऊपर जो बयानबाजी है उसको किस रूप में अभी लेने की आवश्यकता है प्रदेश की जनता, या आप किस नजरिए से उसे देखते पांडे जी, जब किसी का घर टूटता है तो उसको गुस्सा आता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के साथ यही हुआ कि उन्होंने नहीं चाहा लेकिन उनको उनकी गद्दी छोड़नी पड़ी। ज्योतिरादित्य हैं? सिंधिया के जाने के बाद ही ये लोग भाजपा और कांग्रेस के बीच ऐसी जो अब स्थिति है वो देखने को मिल रही है। एक कारण उपचुनाव भी है और दूसरा कारण है कांग्रेस की खासकर बौखलाहट। मुझे मतलब ये कहने में एक दुख महसूस होता है कि वर्तमान में कांग्रेस का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आधिकारिक ट्विटर पे, एमपी कांग्रेस और छत्तीसगढ़ कांग्रेस, इनकी भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। राजनीति में व्यक्तिगत आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। मतलब कि आप ये देखो कि कांग्रेस के खेमे की तरफ से सिंधिया और उनके समर्थकों को जयचंद कहा जाता है, तो भाजपा की तरफ से कमलनाथ को कपटनाथ कलंकनाथ कहा जाता है, दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार कहा जाता है, मिस्टर बंटाधार। शिवराज सिंह के बारे में ये लोग दिखते हैं कि जुमलेबाज हैं, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग मुख्य आधिकारिक ट्विटर हैंडल जीतू पटवारी, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उच्च शिक्षा मंत्री कांग्रेस सरकार में, उनके द्वारा और भी कई बड़े कांग्रेस नेताओं के द्वारा करना ये गलत है। और जब ये कर रहे हैं तो भाजपा की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता, हालांकि शीर्ष नेता जैसे वीडी शर्मा चाहे कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों की भाषा अभी तक कांग्रेसी नेताओं और उनके ट्विटर हैंडल तक तो गिरती हुई नहीं दिखी। लेकिन जो भाजपा के छुटभइये नेता हैं
और जो आईटी को देखने वाले हैं वो लोग इनको लेके खूंखार और हमलावर हो रहे हैं, मतलब शब्दों से। ये जो अधोपतन हो रहा है राजनीति में भाषा का, गरिमा का और व्यक्तिगत निजता का मध्य प्रदेश में, इसके लिए दोनों दल जिम्मेदार हैं। अगर ये कहा जाए कौन ज्यादा जिम्मेदार है, तो इसमें मेरे हिसाब से 60% कांग्रेस जिम्मेदार है, 40% भाजपा जिम्मेदार है। ये उपचुनाव और सरकार जाने की बौखलाहट के कारण बदला हुआ जो रंग है कांग्रेस का, और जो ये भाषा और व्यवहार है, मुझे लगता है कि इसको इन्हें सुधारना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी हमेशा राजनीति में शुचिता की बातें करते थे। उनका ये कहना था कि हमारा व्यवहार और हमारी वाणी कम से कम स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। वो नेहरू जी के आदर्शों का पालन करें, वरना इससे यहाँ पर जो कांग्रेस सोच रही है कि लाभ होगा, तो लाभ की स्थिति कम है, नुकसान ज्यादा होगा। और भाजपा को भी मौका मिलेगा हमला करने का। अतः दोनों दलों को वस्तुतः भाषा की ये जो गिरावट हो रही है सोशल मीडिया पर, उससे बचना चाहिए। बिल्कुल। लगभग हम मध्य प्रदेश के मुद्दे पर जो अभी करंट सिचुएशन है, हमने लगभग सभी मुद्दों को छू लिया है। एक जो मुद्दा खास रहता है कि जो अभी समय चल रहा है पूरे वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो कोरोना महामारी की दृष्टि से मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, और मध्य प्रदेश की जो सरकार राज्य सरकार है उसे कंट्रोल करने में कहाँ तक सक्षम, कहाँ तक नियंत्रित कर पाए हैं, या आने वाले टाइम पे इनके पास क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसे इसे कम से कम किया जा सके, या कौन कौन सी मॉडल पे ये काम कर रहे हैं अपने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए। पांडे जी, कोरोना जब शुरू हुआ था तो मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ पे शायद 20 मार्च को ये पहला मरीज मिला था जबलपुर में भी। हाँ, जबलपुर में। तब से लेके अप्रैल मई तक तो यहाँ पे स्थिति बिगड़ी थी, मध्य प्रदेश टॉप 5 में था। लेकिन आज स्थिति कुछ और है। आज मध्य प्रदेश का 16वां स्थान है कोरोना की वृद्धि दर को लेकर। कोरोना के मरीजों में जो एक्टिव पेशेंट हैं उनकी संख्या भी मध्य प्रदेश में, राज्य में सबसे कम राज्यों में से एक है मध्य प्रदेश। कोरोना को लेकर जो रिकवरी रेट होती है, जो मुख्य है इस पूरे महामारी में, कि रिकवर कहाँ पे कौन कितना तेजी से हो रहा है, उसमें भी मध्य प्रदेश की स्थिति उल्लेखनीय है। मध्य प्रदेश में 73.71% रिकवरी रेट है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। केसेस की एवरेज ग्रोथ रेट शुरू में मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 के आंकड़े को पार कर चुकी थी, 25% के लगभग चली गई थी। आज ग्रोथ रेट एमपी में 2% है कोरोना की, वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट पहले हाई थी, 5-6% तक क्रॉस कर चुकी थी, वो भी कम होती होती 3.74% है। लेकिन अभी भी ये मृत्यु दर भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में ज्यादा है, जिसका कारण है जब कोरोना शुरू हुआ था तो शुरू में यहाँ पे मौतें बहुत ज्यादा हुई थी, मई तक, जो मैंने आपसे शुरू में कहा। उसकी वजह से ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वर्तमान में कुल केसों में से 22.55% केस मात्र यहाँ पे एक्टिव हैं। तो इस हिसाब से अभी अपन ये कह सकते हैं कि कोरोना की स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है। पिछले एक सप्ताह की हम बात करें तो 2053 पॉजिटिव प्रकरण यहाँ मिले, 22 की मृत्यु हुई, जो कि 1.1% है। तो वही जो मृत्यु दर की मैं बात कर रहा था, उसमें भी अब गिरावट आने लगी है। पॉजिटिविटी रेट 1.17%, जो 2%, 1.5% होनी चाहिए, वहां की स्थिति, वहां पे भी ये पहुंच रहे हैं। और टेस्ट की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 12,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। टेस्ट करवाने में भी मध्य प्रदेश भारत में शायद 6ठे या 7वें नंबर पर है कुल टेस्ट में। तो इस हिसाब से ये कहा जाए कि शुरुआत में जो स्थिति थी उससे अब मध्य प्रदेश काफी बेहतर है। एक मध्य प्रदेश सरकार किल कोरोना नाम का अभियान चला रही है, जो जुलाई 20-25 तक खत्म हो जाएगा, जिसमें डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। कोरोना और उससे जुड़े हुए फीवर फ्लू के लक्षण वाले जो मरीज हैं उनको देखा जा रहा है। उसमें कोरोना के साथ साथ मलेरिया वगैरह के मरीज भी मिल रहे हैं।
उसमें 6.5 करोड़ जनसंख्या है पूरे मध्य प्रदेश की। लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों का सर्वे करवाया जा चुका है। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में संक्रमण की स्थिति पे नियंत्रण है, और जब ये किल कोरोना अभियान पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, तब ये कहा जा सकता है कि क्या ये नियंत्रित हो चुका है या नहीं हो चुका। अभी ये कहा जा सकता है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है कोरोना की यहाँ। और सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य बहुत अच्छी मंत्रालय का काम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। लेकिन अभी विगत दिनों में जो कोरोना से ग्रसित आप शहरों की बात करें अगर मध्य प्रदेश में हम, तो इंदौर, हम्म। भोपाल और अब मुरैना, तो हम्म। इनकी स्थिति कुछ जो है ज़्यादा ही खराब थी विगत दिनों में। तो उस पर अभी क्या हलचल, मतलब कहीं ऐसा हब तो नहीं बनने जा रहा है चीज के मामले में? नहीं, हब तो ये तीनों ही नहीं बनेंगे। भोपाल में थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी है पिछले 4-5 दिनों में। एवरेज 60 से 100 मरीज यहाँ पे लगभग मिल रहे हैं, वो थोड़ा बिगड़ा है। इंदौर की स्थिति अंडर कंट्रोल है। और मुरैना के बारे में ये बताया जा रहा है कि मुरैना चूंकि राजस्थान बॉर्डर पर है, और धौलपुर संक्रमित अच्छा खासा हुआ है। धौलपुर और आगरा उत्तर प्रदेश में, तो आगरा और धौलपुर से संक्रमितों का अनलॉक 1 में आने के बाद, वहां लोगों के आने के बाद, आवाजाही आगरा और धौलपुर से बढ़ने के बाद अचानक मुरैना में कोरोना पे बूम हुआ है। तो उसको भी नियंत्रित कर दिया गया। मुरैना अंडर कर्फ्यू है। यही एक खासियत देखी मैंने कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना को लेके वाकई में एक्टिव है। ये मानना पड़ेगा कि आइसोलेशन से लेकर इलाज तक हर काम सर्विलांस और निगरानी में होता है। और स्थिति बिगड़ने पर सरकार स्वयं एक्टिव हो जाती है। मुरैना को लेकर आपको जो सवाल था, तो कल मुरैना ग्वालियर ही गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल ग्वालियर थे। वहां पे इन्होंने मुरैना और ग्वालियर में कोरोना की समीक्षा बैठक भी करी। और उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं दो संभागों में है, ग्वालियर और चंबल में। तो उसका दौरा भी था और उसकी तैयारी की भी चर्चा करी इन्होंने। तो मुरैना की स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन हाँ, तेजी से बढ़ी जरूर है। और उसको नियंत्रित करने के लिए अमला वहां पर मध्य प्रदेश शासन का बखूबी काम कर रहे हैं। आपने लगभग मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर का जो अभी वहाँ पे करंट टाइम में चल रहा है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो वाद युद्ध चल रहा है उसकी बात हो, सोशल मीडिया पे जो युद्ध चल रहा है उसकी बात हो, या नेशनल लेवल पे जो वहाँ पे परियोजना का उद्घाटन हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ आपने जैसे कि बताया कि दिल्ली मेट्रो को भी वहाँ से जो है एनर्जी मिलने वाली है। तो बहुत सारे मामले में आपसे बात हुई, कोरोना महामारी की भी बात हुई, मध्य प्रदेश कैसा कर रहा है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हमने आज बहुत सारी बातें की और वहाँ की स्थिति के बारे में अपने दर्शकों को अवगत कराया। फिर हम किसी और दिन मध्य प्रदेश की बातों के चैप्टर में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया है और आने वाले समय में 1-2 दिन में वहाँ पे मंत्रियों के विभागों का भी जो है अलॉट कर दिया जाएगा। विभागों का अलॉट के बाद और थोड़ा सा स्थिति और क्या बनती है आने वाले समय में, उस पर हम बात करेंगे। आज के मामले में बहुत सारा जानकारी आपने उपलब्ध कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार पांडे, आपके दर्शकों को भी नमस्कार।